नमस्कार दोस्तों, मैं सनी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और लघु कथा शॉर्ट स्टोरी लेकर। कहानी थोड़ी अजीब है पर उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, तो पेश करता हूँ। नदीम भाई बहुत कम बोलने वाले एक सादा दिल इंसान हैं। अपना दुख दर्द किसी से कहते नहीं। हाँ, कभी उनके दिल के दुखते हिस्से पर हाथ रख दो तो बड़ी देर तक हाले दिल कहते हैं, पर स्पष्ट नहीं। जो उनके दिल में है किसी से कह नहीं पाते। उनका हाल कुछ ऐसा है जैसे गैस पर रखा उफनते दूध का बर्तन। जैसे ही कुछ गुबार उनकी ज़ुबान पर आता है, कोई अदृश्य हाथ गैस की आंच धीमी कर देता है और वह उबलते हुए दर्द का उफान फिर से ठंडा पड़ जाता है। 38-40 साल के इस अधेड़ उम्र के आदमी को मोहल्ले के लोग पागल कहते हैं, और जो उनके घर गया और उनके कमरे का हाल देखा, उस हर एक शख्स ने वापस आकर यही कहा, यह आदमी वास्तव में पागल है। अब क्योंकि मुझे गज़ल अफसाने लिखना पसंद है और नदीम भाई को मेरा काम भी अच्छा लगता है, तो एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर आने की दावत दी। मुझे तारीख याद है, 2 मार्च था उस दिन। कुछ नदीम भाई मुझे यूं भी अच्छे लगते हैं कि वो धर्मांध नहीं हैं। उनका मानना है कि ज़िंदगी हमें खुद को बेहतर बनाने और कुछ सीखने को मिली है। इबादत से न सुख बढ़ता है न दुख कम होता है। इस सच को स्वीकार करते हुए भी अगर आपको खुदा का नाम लेना अच्छा लगता है तो आप वास्तव में खुदा के बंदे हैं। खैर, उस दिन मेरे मुंह से मेरी ये गज़ल सुनकर नदीम भाई मुस्कुराए थे और हाथ बढ़ाकर कहा था, 2 तारीख को आना मियाँ हमारे घर, बहुत बड़ा त्यौहार है, ख़ास लोगों को ही बुलाता हूँ उस दिन। ये कहकर उन्होंने मेरी गज़ल की पंक्तियों को फुसफुसाया था। हम क्या मांग लेते तुमसे जज्बात के बदले, साथ भी ना दे सके तुम साथ के बदले, बना कर रहूँगा वफा का ताजमहल, तुम चाहे सर काट लेना हाथ के बदले। ये कहते हुए चौराहे पर खड़े वो एकटक क्षितिज में खोए खोए से कुछ निहारे जा रहे थे। शायद वफा के ताजमहल के बदले किसने उनका वाकई सर काट दिया था। खैर, ये उनका निजी मामला था जिसे वो हर किसी के साथ नहीं बांटते थे। मुझे इतना तो ज्ञान था कि उस दिन कोई भी मुस्लिम त्यौहार नहीं है, फिर ये नदीम भाई कौन सा त्यौहार मनाते हैं। अब उनके घर जाने की मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। घर क्या था? किराए का एक टूटा फूटा बड़ा सा कमरा था। झड़ती हुई सफ़ेदी के कारण दीवारों पर चेहरों जैसी कई आकृतियां बनी हुई थी। जानबूझकर नदीम भाई यहाँ रंग रोगन नहीं कराते। उनका कहना था कि ये आकृतियां उनके अकेलेपन के एहसास को कुछ कम करती हैं। वो शायद रात में इनसे बातें भी करते हैं। शादी उनकी हुई नहीं, एक जगह बुनाई का काम करते थे और यहाँ गांव से दूर अकेले रहते थे। उस दिन उन्होंने अपने कमरे की चौखट पर कुछ चिट्ठियों को लड़ी बनाकर इस तरह लगाया था जैसे दिवाली पर हम शुभ दीपावली लगाते हैं। अंदर दीवारों पर अरबी भाषा में कोयले से कुछ अशआर यानी शेर लिखे थे। एक छोटी सी मेज़ थी जिस पर चाय के 2 जूठे कप जाने कब से पड़े सड़ रहे थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि ये मेज़, कुर्सी, जूठे कप किसी से आखिरी मुलाकात की निशानी है। इन्हें देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे जाने वाला अभी अभी गया। इस मुलाकात को ताज़ा रखने की उनकी एक शिकस्ता हाल कोशिश थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज ही के दिन दरगाह से आने के बाद उससे मोहब्बत का इजहार हुआ था। राबिया नाम था उसका। ये लड़ी जो चौखट पर देख रहे हो ना, सब उसके लिखे खत हैं। आज के दिन समझ लो
मेरी ईद होती है मियाँ। राबिया यूँ तो उनके गांव की थी, पर उसकी शादी दिल्ली में ही हुई थी, जैसा मैंने सुना था। और वो बस एक बार उनसे मिलने उनके कमरे पर आई थी, और उस दिन के बाद से ना तो इस कमरे के सामान को इधर उधर किया गया था, ना ही झाड़ू लगाई गई थी। कमरे के कोने में छोटा सा गैस चूल्हा और सिलेंडर रखा था, छोटी छोटी मसाले की डिब्बियाँ। एक आखिरी दिन गिनता टूटा फूटा दीवान पलंग पड़ा था, जो सेकंड हैंड था, जिसे उन्होंने पड़ोस के मनोहर लाल जी से लिया था। नदीम मियाँ राबिया को इतना प्यार करते थे और उसके लिए इतने फिक्रमंद थे कि गांव के ठरकी ताहिर चाचा की दर्जी की दुकान में राबिया का सूट तक सिलवाने जाना उन्हें गवारा न था। इसलिए जानबूझकर वो ताहिर चाचा के शागिर्द हो गए। उन्हीं से कढ़ाई बुनाई का काम सीखा और राबिया के सभी सूट अब वही सिलते थे। कढ़ाई बुनाई वहीं से सीखी थी। उनका बस चलता तो राबिया को मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहना देते और ख़ुद गुलेल लेकर लोगों की लाल बत्तियां और लाल चश्मे धनाधन फोड़ते चलते, ताकि कोई उसे देख न जाए। खैर जाने दो। उस दिन नदीम भाई ने बढ़िया शीर खुरमा बनाया था। खाते पीते हमारे बीच काफ़ी बातें हुई। नदीम भाई ने बताया कि राबिया असल में उनकी मौसी की लड़की है, पर नदीम साहब बहुत गरीब थे। नदीम की मोहब्बत में कितना ठहराव है, कितनी स्थिरता। ये बात वो कब खुद बयां करते थे, जो पिछले साल से मेज से नहीं हटाए गए थे। शफीक एक और आदमी था जो नदीम भाई के साथ ही एक ही कारखाने में बुनाई का काम करता था। शफीक एक अच्छा अफसाना निगार और अच्छा चित्रकार भी था। कलाकारों से नदीम भाई को बहुत लगाव है। पर मैं कुछ ज़्यादा सौभाग्यशाली था, क्योंकि नदीम भाई के ख़ास त्योहारों में शरीक होने का मौका सिर्फ मुझे मिलता था। शफीक और नदीम दोनों एक ही गांव के थे, और राबिया और नदीम की कहानी की पूरी हकीकत शफीक मियाँ जानते थे। नदीम भाई के तो होठों पर आकर कहानी रुक जाती है, कौन सब्र करे इतना। तो एक दिन यूं हुआ कि नदीम भाई ने हम दोनों को घर पे बुलाया था। इतवार था, सोचा खूब महफिल लगेगी। हमें घर पर बिठाकर वो खुद बाज़ार से समोसे लेने चले गए, और मेरे लिए ये बिल्कुल सही मौका था नदीम भाई और राबिया की कहानी शफीक से सुनने का। तो मैंने बात छेड़ी, अरे ये नदीम भाई पता नहीं सफाई क्यों नहीं कराते कमरे की। शफीक मियाँ नाक चढ़ाकर बोले, अरे छोड़ो मियाँ, दीवाना आदमी है, थोड़ा दिमाग हिल गया है, पर नेक आदमी है। मैंने शफीक से कहा, शफीक मियाँ ये सारे लोग नदीम भाई को पागल बावला क्यों कहते हैं? अच्छे खासे भले इंसान तो हैं। शफीक मियाँ मुस्कुरा कर बोले, अब क्या पूछते हो? वो तुम लोगों में कहते हैं ना अवतार, मैं तो इसे रांझे का अवतार ही समझता हूँ भैया। भला जहाँ टके टके में हुस्न बिकता हो, उस ज़माने में मियाँ एक औरत के लिए इतनी मोहब्बत, वो भी एक मरी हुई औरत के लिए। मरी हुई औरत? पर वो तो भी पिछले साल ही नदीम मियाँ से मिलकर गई थी। शफीक हैरान होकर बोला, क्या बात कर रहे हो यार? हमारे गांव में मेला लगा था, बड़े हिंडोले के टूटकर गिरने से मौत हुई थी उसकी। जनाब मैं कहता हूँ कचूमर बन गया था, कचूमर। उसकी लाश अपनी आंखों से देखी है मैंने। बस उसके जाते ही नदीम भाई की हालत हो गई। बचपन का प्यार था। इनके मौसी की ही लड़की थी, गर्मियों की छुट्टी में भी आती थी इनके घर रहने। बचपन में दोनों खूब आम भी चुराते थे, दोनों हम उम्र थे मियाँ। अब जो भी कुछ है तुम्हारे सामने है। अब मैं एक सोच में पड़ गया था। तब मुझे शफीक से पता चला कि राबिया का निकाह कर लेना और यहाँ नदीम भाई से मिलने आना,
ये सब नदीम भाई के दिमागी फितूर हैं, इसलिए इन्हें सब लोग पागल कहते हैं। यकीन मानिए, ये सुनकर मुझे नदीम भाई की हालत पर बड़ा तरस आया। शफीक ने बताया कि यहाँ आकर कुछ हालात सुधरे हैं, पर गांव की तो धूल में भी इन्हें राबिया नज़र आती है। पर मैं सोच रहा था कि इतना गहरा दिमागी फितूर कैसे हो सकता है कि एक आदमी 2 झूठे कपों को 1 साल तक एक ही जगह पर यह सोचकर पड़े रहने देता है कि उनकी वजह से उसे ख़ास शख्स के होने का एहसास बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन सोचा कि नदीम भाई के घर अचानक जाया जाए, उनकी थोड़ी तन्हाई कुछ देर के लिए बांट ली जाए तो शायद उन्हें भी कुछ सुकून हो। और जब मैं उनके घर पहुंचा तो वो बदहवास काली कमीज़ काली पैंट में खुद को जगह जगह से जख्मी किए लहूलुहान पड़े थे। मैंने डर कर हैरत से पूछा, नदीम भाई ये क्या है? नदीम भाई मुस्कुराते बोले, मियाँ उस दिन हमने अपनी ईद पर तुम्हें बुलाया था, आज बिन बुलाए तुम हमारे मुहर्रम पर आ गए। असल में आज 10 अक्टूबर था, वही तारीख जिस दिन राबिया हिंडोले से गिरकर मरी थी। आज नदीम भाई के लिए जुदाई की बरसी है और आज के दिन वो काले कपड़े पहनते हैं, खुद को ज़ख्मी कर लेते हैं। मैंने नदीम भाई से कहा, नदीम भाई ये क्या माजरा है? जब तुम जानते हो कि वो नहीं है इस दुनिया में, फिर भी उसका इंतज़ार, वो भी साल भर का इंतज़ार। नदीम भाई ने मुस्कुरा कर कहा, आ गए शफीक की बातों में, कहानियाँ लिखता ही नहीं सुनाता भी अच्छी है। और ज़ोर ज़ोर से नदीम भाई हंसने लगे। मैंने हैरत से पूछा, मतलब? नदीम भाई मुस्कुराते हुए बोले, अरे मियाँ, अपनी आंखों से राबिया को देख लोगे तब तो मान जाओगे ना कि वो जिंदा है। मैंने असमंजस और उत्सुकता से कहा, बेशक। नदीम भाई ने गहरी सांस ली और अपनी हंसी रोकते हुए बोले, हमने साल में एक दिन मुकर्रर किया है, 14 जनवरी। वो यहाँ मिलने आती है, पूरे साल की हम बात करते हैं, चाय पीते हैं। तुम भी आना इस बार 14 जनवरी को। पहली बार किसी को इस मुबारक मौके पर शरीक कर रहा हूँ मियाँ, ज़रूर आना। और हाँ, उस शफीक को नहीं बताना हमारे प्रोग्राम के बारे में। आना 14 जनवरी को, सारा माजरा समझ जाओगे। इस आखिरी वाक्य से मैं बंद गया। सोचा तो ये था कि आज सवालों पर सवाल जाकर शफीक साहब के मुंह पर मारूंगा, पर अब नदीम भाई से किया वादा तोड़ना मुझे सही नहीं लगा और मैंने बेसब्री से 14 जनवरी का इंतज़ार किया। और जब 14 जनवरी आई, एक बार फिर से ख़तों की लड़ी नदीम भाई की चौखट में सज गई। कमरा पूरी तरह साफ था और जब मैं कमरे के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा एक मोहतरमा बुर्का पहने कुर्सी पर बैठी है। सामने उस छोटी सी मेज़ पर आज नए चमचमाते 2 कप रखे हैं, गर्म चाय की भाप उनमें से निकल रही थी। नदीम भाई नज़र नहीं आए तो मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नदीम भाई नहीं है क्या? चलिए मैं बाद में आता हूँ। और मैं तुरंत सीढ़ियों की तरफ नीचे उतरने के लिए मुड़ गया और मन ही मन सोच रहा था, आज जाते ही शफीक को उठा के पटकूंगा। उसकी सारी अफसानागिरी, उसका सारा प्रेमचंदपना कीमा बना डालूंगा उसका, झूठा कहीं का। इतने में मोहतरमा आवाज़ देकर बोली, सुनिए, उन्होंने कहा था कि आप आ जाएं तो रोक लूँ। बैठिए, वो आते ही होंगे। जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे होश फाख्ता हो गए। मुंह से पर्दा एक हाथ से उठाकर जो मेरी तरफ झांक रहा था, गहरी लाल सुर्ख आंखों वाला वो बदहवास चेहरा नदीम मियाँ का था। और मैं शायद वाकई समझ गया था कि माजरा क्या है।